Now the 10th class chapter 5th photosynthesis we are taking प्रकाश संश्लेषण। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, सेल क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर ले रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूस द food for the all things, all animals. Now we are taking the other definition of plants. Plants are also called the self-food producer. Self-food producer means स्वतः ही ये भोजन बनाते हैं and give the food to others animals. इसी में हम लोग फोटोसिंथेसिस में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स कैसे भोजन बना सकते हैं। आप जानते हैं कि CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सभी एलिमेंट्स की मदद से कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है और उसमें वो फूड का फॉर्मेशन करता है। इसमें हम लोग सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारा मतलब है कि कैसे प्लांट अपना भोजन बनाए फोटोसिंथेसिस के द्वारा। CO2 वंस अगेन हम लोग ले रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से, जिसमें वाटर भी पार्टिसिपेट करता है, और ये सारे किसी भी प्रकार के प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लाइट एनर्जी। अगर हम लोग बात करें लाइट एनर्जी की तो सनलाइट ही लाइट एनर्जी है, जबकि इसमें इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी का प्रयोग नहीं होता है। इसी में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है इसका। इम्पोर्टेंस कैसे लेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस के महत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका क्या महत्व है? तो इसके बहुत महत्व है, लेकिन दो मेन है इसके। सबसे पहले महत्व इसका है फूड फॉर ऑल, सभी प्राणियों के लिए भोजन की प्राप्ति और उनको प्रदान करना। सभी प्राणियों में या ऑल क्रीचर्स की बात करें तो सभी जंतु भी आते हैं, मानव भी उसमें इंक्लूड है। फॉर ह्यूमंस एंड द ऑल क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फूड फॉर ऑल। नाउ द सेकंड इज ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। ब्रीथ इन मीन्स ऑक्सीजन प्रदान करता है, सभी जंतुओं को ऑक्सीजन भी देता है, और सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। एक जीवनदायी गैस है जो फोटोसिंथेसिस से प्राप्त होती है। दिन में सभी प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और रात में सभी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसीलिए ये भी कहा गया है कि हमें प्लांट्स के पास रात में नहीं सोना चाहिए। तो ऑक्सीजन गिव टू द ब्रीथ इन माने अंदर लेना, एंड ब्रीथ आउट यानी कि बाहर निकालना। हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, हमारा है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो पार्टिसिपेट करता है फूड के फॉर्मेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सभी लीव्स में ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्राप्त होता है और इसीलिए पत्तियां भी हरी दिखाई देती हैं। कुछ पत्तियों के रंग पीले रंग के भी होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। पौधा नाइट्रोजन भी लेता है, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी में हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक फ्लैटेंड सैक भी होते हैं, जिसको हम लोग चपटे कोश भी कहते हैं। ये थाइलेकोइड्स भी कहलाते हैं या थाइलेकोइड्स भी कहलाते हैं। थाइलेकोइड्स क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करता है, जो एक फ्लूइड है। क्लोरोप्लास्ट माने हरित लवक भी होता है हिंदी में। हरित माने हरा, लवक माने फ्लूइड। इसी में हम लोग बात करेंगे, इसमें एक सैक की जगह इसमें प्लेट्स भी होती हैं, जिनको हम लोगों ने नाम दिया है पाइल्स का नाम दिया है। पाइल्स का मतलब है कि एक प्रकार की ऐसी पाइल्स होती हैं, इनको हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना क्लोरोफिल के लिए बेहद आवश्यक है और ये कोश के अंदर स्थित रहता है। इसी में हम लोग बात करें तो क्लोरोफिल अत्यधिक लाइट या प्रकाश के कारण नष्ट भी हो जाता है,
ज्यादा तेज सनलाइट में क्लोरोफिल रिड्यूस होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे सारी पत्तियों में प्रभावित होने के भी चांसेस रहते हैं। सारी पत्तियां कमजोर हो जाती हैं, उनके क्लोरोफिल फ्लूइड सूख जाते हैं और वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं कर पाते। इसी में स्टूडेंट्स हमारा स्टोमेटल ओपनिंग्स आता है। स्टोमेटल ओपनिंग्स आप जानते हैं, सभी पत्तियों में स्टोमेटल पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हमने स्टोमेटल ओपनिंग भी कहा है। स्टोमेटल पोर्स का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे छिद्र जिनसे पत्तियां ऑक्सीजन रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करती है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस कहलाता है। ये गैसेस का आदान प्रदान भी कहलाता है। गैसेस के आदान प्रदान के लिए पत्तियों में या लीव्स में स्टोमेटल पोर्स होते हैं। ये क्वार्ड सेल्स की मदद से कार्य करते हैं। क्वार्ड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके ओपन हो जाती है और ऑक्सीजन को रिलीज करते समय भी ये ओपन ही रहती है, लेकिन नाइट में जब सनलाइट नहीं होती तो ये ओपनिंग नहीं करती है। इसलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर डिपेंड ऑफ द डे एंड नाइट। सो वी कैन से दैट ऑल प्लांट्स कैन रेस्पायर इन द डे एंड डे लाइट। नाउ वी आर गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्रक्रिया की ये प्रोसेस है कि क्या प्रक्रिया है और क्यों है, इसका क्या रोल है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है मेसोफिल सेल्स के द्वारा, और प्रिंसिपल सेंटर्स होते हैं इसमें मेसोफिल सेल्स, जिसको हम लोग मध्यमीय कोशिकाएं भी हिंदी में कह सकते हैं, और ये एक्टिवेट करती है लीफ को, मेसोफिल सेल्स, जिसके कारण ये मेसोफिल सेल्स पूरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इनके बिना, मेसोफिल सेल्स के बिना कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसी में ट्रांसपिरेशन भी होता है। हमने ये पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि ट्रांसपिरेशन बाष्पोर्जन की एक क्रिया है जिसमें अत्यधिक जल पत्तियों के माध्यम से बाहर आता है, निष्कासित होता है। ये सारा वाटर एक अमाउंट में बैलेंस होता है जो कि लीव्स के लेंटिकल्स पर पाया जाता है, और इसको हम लोग गटेशन कहते हैं। गटेशन एक प्रोसेस है जिसमें पानी की मात्रा को संतुलित भी करते हैं पौधे, स्वतः ही करते हैं। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं इसी में कार्बन डाइऑक्साइड पर, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जिसको हम लोग CO2 भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कि कैसे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। कोई भी प्लांट CO2 के बगैर कार्य नहीं कर सकता है, और ये एंट्रस होता है लीफ में CO2 बाय स्टोमेटल पोर्स के द्वारा, डिफ्यूजन करता है स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा मैंने पहले भी बताया था, पर्णरंध्र भी हो सकते हैं या पर्ण छिद्र भी कहलाते हैं, पर्ण माने पत्तियां। इसी में हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट है हमारा वाटर। वाटर के बिना कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स नहीं हो पाता। वाटर को हम लोग H2O से भी डिनोट करते हैं, सभी जानते हैं। इसमें 2:1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। वाटर एक फ्लूइड है, सॉल्वेंट है, जो इस प्रोसेस में बेहद एसेंशियल और आवश्यक है। वाटर से रूट एब्सॉर्ब करती है वाटर को सॉइल से, और अपवार्ड पोजीशन में या ऊपर की ओर जल को वो प्रेशराइज करती है, दबावित करती है, जिसके द्वारा स्टेम उस वाटर को एब्सॉर्ब करता है और वो लीव्स तक, ब्रांचेस तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक उसको भेजता है। इसी में हम लोग एक प्रोसेस और भी लेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की, वो कैसे कार्य करती है। इसको मैं यहाँ स्टूडेंट्स लूंगा, यहाँ देखिए आप इसको देख सकते हैं 6CO2
प्लस 12H2O, और ये यहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। यहां पर हम लोग लाइट लेते हैं, लाइट से भी प्रोसेस शुरू होगी, और यहां पर हम लोग क्लोरोफिल लेते हैं। ये आपको बुक में भी मिलेगी, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा 9th क्लास में। स्टूडेंट्स, इसी में ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग C6H12 और O6 कहते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें वाटर रिलीज होता है, जैसे वाटर 6H2O, तो इसके दो कंपाउंड बन गए। सबसे पहले यहाँ पर CO2 ने पार्टिसिपेट किया है, वाटर ने उसके साथ रिएक्शन किया है, और उसके बाद लाइट और क्लोरोफिल ने अपना रोल पार्टिसिपेट किया है। फिर हमें तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के साथ वाटर भी रिलीज होता है, जो इसके दो प्रोडक्ट हो गए। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड वाटर। दोनों महत्वपूर्ण पदार्थ हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, और क्रीचर्स के लिए, प्लांट्स के लिए और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ग्लूकोज अपने आप में एनर्जी का बहुत बड़ा मुख्य स्रोत है, और जल सभी के लिए मुख्य स्रोत है। इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, लाइट इंडिपेंडेंट डार्क फेज। लाइट इंडिपेंडेंट डार्क फेज में मतलब है कि कैसे अंधेरे में या कम प्रकाश में पौधे प्रोसेस नहीं कर पाते। इसको हमने दिया है नाम लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट इंडिपेंडेंट फेज का मतलब है कि कैसे ये लाइट के द्वारा अपना कार्य पूरा करता है। यहाँ पर फेज से मतलब अवस्था से है, स्टेज से है, स्टेट से है। स्टेट और स्टेज दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर फेज इसका बायोलॉजिकल नेम है। फेज माने अवस्था। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि लाइट से ही एक्टिवेशन होता है क्लोरोफिल का। बिना लाइट के क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं हो पाता। इसका मतलब यह है कि लाइट, सनलाइट, आई मीन टू से दैट, क्लोरोफिल को एक्टिवेशन देती है, एक्टिवेट करती है। क्लोरोफिल अपना कार्य प्रारंभ करता है, और एक फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए वो भोजन की उत्पत्ति करने में मदद करता है। इसी में हमारा एक पॉइंट है स्टूडेंट्स कि एक्टिवेशन के बाद हम पढ़ें तो एब्जॉर्ब ऑफ फोटोन्स भी ये करता है। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल में बात कर रहे थे, सनलाइट से ये फोटोन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फोटोन को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि ये सनलाइट से फोटोन को इनटेक करता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा सनलाइट में काफी रेज होती है, उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, और आपने सोलर सेल भी देखे होंगे। सोलर सेल भी कैसे चार्ज हो जाते हैं, वो लाइट के फोटोन से ही चार्ज होते हैं। इसी में हम लोग स्टूडेंट्स एक बात करेंगे जिसको हम लोग एडेप्टेशन इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस देते हैं। एडेप्टेशन माने अनुकूलताएं। एडेप्टेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी ले सकते हैं। क्या अनुकूलताएं हैं जो फोटोसिंथेसिस को और भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करें तो इसमें लार्ज सरफेस एरिया है, किसका? लीव्स का। लार्ज सरफेस एरिया ये लीव्स के लिए होता है। जितना ज्यादा पत्ती बड़ी होगी उतने ही ज्यादा उसमें स्टोमेटल पोर्स होंगे, और जितने ज्यादा स्टोमेटल पोर्स होंगे वो उतना ही गैस को इनटेक कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस को और इजीली वो इंक्रीज कर पाएगा। क्योंकि पत्तियां कुछ पौधों की छोटी भी होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां बड़ी भी होती हैं, इसलिए ये लार्ज सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर लीव्स के सरफेस से है। जितनी ज्यादा बड़ी पत्ती होगी, इसीलिए सभी पत्तियों के साइज हम देखें तो डिफरेंट है। जितना बड़ा पौधा है वो उतने ही ज्यादा पत्ती को बड़ा रखता है।
तुलसी के पौधे में पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, जबकि जो नीम की पत्तियां हैं वो उससे भी और बराबर साइज की लगभग होती हैं। लेकिन कुछ पत्तियां जैसे मैंगो लीव्स, गुआवा लीव्स, स्ट्रॉबेरी लीव्स, ये सारी बड़ी होती हैं उस बेसिल लीव से, जिसमें ज्यादा पोर्स होते हैं और उसका पेड़ भी काफी घना होता है, बड़ा होता है। ये इसके रेस्पिरेशन के भी पावर को इंक्रीज कर सकता है, श्वसन क्रिया को इंक्रीज करता है। इसमें एक दूसरा पॉइंट है हमारा लीफ अरेंजमेंट। लीफ अरेंजमेंट में हम लोग बात करें तो पत्तियों का व्यवस्थापन आता है। पत्तियों के व्यवस्थापन से मतलब है कि लीव्स कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है, अरेंज करती है। ये वेन अरेंजमेंट नहीं कहलाता। वेन अरेंजमेंट अलग होता है पत्तियों में, इसीलिए पत्तियों में कुछ धारियां होती हैं, वो अलग अलग डिजाइन की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लीफ अरेंजमेंट में बात करें तो ये राइट एंगल टू द लेफ्ट लीफ या लेफ्ट सोर्स प्रदान करता है, लाइट सोर्स को राइट एंगल प्रदान करता है। इसीलिए पत्तियां थोड़ी हल्की सी झुकी हुई रहती है, जिससे कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस को इजीली कंप्लीट कर पाए। कोई भी पत्ती, बहुत कम पेड़ों की पत्तियां एकदम सीधी खड़ी होती हैं, कुछ पत्तियां, ज्यादातर पत्तियां ऐसे विल्टिंग पोजीशन में होती हैं, ड्रूप डाउन पोजीशन में होती है। इसमें ऊपर के पत्ती के लेयर को हम लोग अपर सरफेस कहते हैं, नीचे के लेयर को हम लोग लोअर सरफेस कहते हैं। स्टोमेटा नीचे की ओर होते हैं, ऊपर की ओर नहीं होते, जबकि सनलाइट ऊपर की ओर पड़ती है, नीचे की ओर नहीं पड़ती। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट है क्यूटिकल। क्यूटिकल एक ऐसा पॉइंट है जो कि लीव्स में पाया जाता है। क्यूटिकल हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये वाटर प्रूफ होते हैं, पानी को अंदर प्रवेश करने से भी रोक लेते हैं। अगर पत्तियों के माध्यम से वाटर नहीं जाता, हमेशा रूट के माध्यम से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। पत्तियां वाटर को बाहर निकालती हैं, लेकिन अंदर ग्रहण नहीं करती, वरना बरसात में तो ज्यादा से ज्यादा पत्तियां वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती और जिससे प्लांट डेड भी हो सकता था, क्योंकि पत्तियां ज्यादा होती हैं। इसलिए पत्तियों के अंदर क्यूटिकल एक लेयर है which is the waterproof layer and prevent the more amount of the water to intake by the leaves। क्यूटिकल में अगर हम लोग एक बात और बोले तो ये लाइट एनर्जी को एंटर करती है, क्योंकि पत्तियां प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा भी करते हैं। इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक फोर्थ पॉइंट और लेते हैं, जो कि आपका जाना हुआ एक पॉइंट है, न्यूमेरस पोर्स, जिसको हम लोग न्यूमेरस स्टोमेटा भी कहते हैं। न्यूमेरस स्टोमेटा का मतलब है पर्याप्त छिद्र। पर्याप्त छिद्र होते हैं, जो कि स्टोमेटा माने मैंने फिर बताया आपको, एक बार पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं। पर्णरंध्र, पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, पोर्स, ये न्यूमेरस होते हैं, असंख्य होते हैं। पत्तियों में दिखते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पत्तियों में ये दिखते हैं, जैसे पीपल लीव्स। जब सूखी हुई एक ड्राई पीपल लीव आपके पास हो तो उसमें आप लोअर सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र देखते, वो ही स्टोमेटल पोर्स कहलाते हैं। उनका काम ये है कि गैसेस को वो ग्रहण करें और निष्कासित करें। हम आगे बढ़ेंगे, इसी में एंड रिजल्ट्स पर आएंगे। क्या एंड रिजल्ट्स है फोटोसिंथेसिस का और इसके परिणाम क्या है, इसकी उत्पादक पदार्थ क्या है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स का मतलब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद में प्राप्त होने वाले कुछ उत्पाद। तो सबसे पहला है इसमें एंड रिजल्ट, ये हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। एंड रिजल्ट, परिणाम किसका, ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वाला हम लोग पॉइंट ले रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस रिएक्शन में सबसे पहले ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज सभी के लिए भी आवश्यक है,
हमारे लिए भी आवश्यक है, पौधे के लिए भी आवश्यक है, और एनिमल्स के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज ऊर्जा है। वैसे आमतौर पर घरेलू जीवन में ग्लूकोज चीनी में भी प्राप्त होता है। चीनी सुक्रोज का ही टाइप है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। इसलिए हमने पढ़ा भी है पेंटोज, आपने सुना होगा पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, नैनोज, डेकोज, ये सभी ग्लूकोज के प्रकार हैं, इसके छोटे भाई बहन हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के भी ये टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ये भी होते हैं। उसी में से ये एक प्रकार है। तो पहला प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज कंज्यूम्ड होता है प्लांट के द्वारा, उपभोग में लाया जाता है। स्टोर्ड होता है ये सॉल्युबल स्टार्च के रूप में। सॉल्युबल स्टार्च का मतलब है ये घुलनशील है, ये घुल जाता है, इसीलिए ग्लूकोज पानी में घुल जाता है। हम ग्लूकोज को पीते भी हैं वाटर में, इसका घोल भी बनाया जाता है जो कि एनर्जेटिक घोल कहा जाता है, जिसको हम लोग एनर्जी ड्रिंक भी कहते हैं। ग्लूकोज का केवल उद्देश्य एनर्जी से ही है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये कोई मेडिसिन के रूप में उपयुक्त नहीं होता। हम लोग आगे बढ़े इसी में। तो ग्लूकोज के बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, समापन रिजल्ट है, वो है वाटर। वाटर भी प्लांट में एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है। ये वाटर रीयूटिलाइज होता है, पुनः उपयोग में लाया जाता है और कंटिन्यूएशन देता है, कंटिन्यूएंस देता है फोटोसिंथेसिस को। वाटर के बिना भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का भी आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए वाटर इसमें गेन होता है। हमने रिएक्शन में पढ़ा था स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और वाटर दोनों प्राप्त होते हैं। इसी के साथ एक तीसरा प्रोडक्ट और भी ले लेते हैं हम लोग, जो मेन प्रोडक्ट है, वाइटल एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब है कि ये प्राणदायिनी गैस है और ये प्लांट के लिए तो आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है। प्लांट के लिए ये रात में आवश्यक है, इन नाइट। पौधे रात में ऑक्सीजन लेते हैं और रात में ऑक्सीजन लेने पर वो CO2 रात में रिलीज करते हैं, जो मानव के लिए घातक है। अगर कोई भी मानव रात में पौधों के या पेड़ों के पास रहता है तो वो डाइड हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ CO2। इसी में मैं आपको स्टूडेंट्स आगे पॉइंट पे ले चलूंगा, जो हमारे अलग पॉइंट है, उन फैक्टर्स की ओर ले चलूंगा जो कि प्रभावित कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो जिनके कारण फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्रभावी तत्व जो फोटोसिंथेसिस को कैसे प्रभावित करेंगे, वो कुछ पॉइंट्स लेंगे हम लोग इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका हमारा लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी में स्टूडेंट्स प्रकाश की अधिकता होती है। प्रकाश की अधिकता के कारण कोई भी प्लांट ज्यादा संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। आपको अगर मानव बॉडी को ज्यादा प्रकाश मिल जाए तो वो भी प्रभावित होता है। सनलाइट अगर अत्यधिक हो तो कोई भी ह्यूमन बॉडी भी काम करने में अक्षम होती है। इसी प्रकार पौधे की पत्तियां ज्यादा लाइट के कारण कार्य तो करती हैं, लेकिन अत्यधिक लाइट में वो कार्य नहीं कर पाती, वो प्रभावित करता है। या कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ना तो लाइट हमें ज्यादा चाहिए, ना सनलाइट कम होनी चाहिए। अगर मौसम अगर थोड़ा भी सनी डे है तो अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन मोर सनी डे इज इफेक्टेड द फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। It may be the fatal to the leaves and the all organs of the plants also. Now we are going to the next point, carbon dioxide, which is second factor to affect the
photosynthesis. Carbon dioxide can affect the process of photosynthesis because of the amount of carbon dioxide should be balanced. ये संतुलित होनी चाहिए और लीफ सेल्स रेस्पायर में भी इसका इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इसीलिए कुछ पौधे अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर पाते। कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट, ये एक निश्चित मात्रा तक ही कार्य करता है। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस भी हो जाती है। इसी में हमारा एक थर्ड पॉइंट है जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ताप के बारे में बोला जाता है, कैसे टेम्परेचर प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को। टेम्परेचर ताप होता है, ज्यादा अत्यधिक टेम्परेचर पौधे को मृत कर देता है, उसकी पत्तियों के सेल्स को डेड कर देता है, उसके अंदर मीजोफिल सेल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, मिनरल्स और फ्लूइड्स को रिड्यूस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये टेम्परेचर एक बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए, जैसे 27 डिग्री टू 36 डिग्री तक भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा ये टेम्परेचर पौधे को बर्न कर सकता है। इसीलिए ज्यादा तेज धूप में भी पौधा कार्य नहीं कर पाता, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट बढ़ जाती है और वो कूल डाउन प्रोसेस नहीं कर पाता है। एक पौधे में कूलिंग प्रोसेस भी होती है जो पौधे को ठंडा रखती है। इसीलिए कोई भी जब हम किसी भी प्लांट में, पॉटेड प्लांट में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो वाटर अपने आप ड्राई होने लगता है, सॉइल में वो हमें दिखाई देता है। इसमें नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, तो वो है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मतलब है कि ना तो जल ज्यादा हो ना वाटर की अमाउंट कम हो। अगर ज्यादा वाटर है तो वो भी पौधे की फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, और अगर कम वाटर है तो वो भी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर देगा। अत्यधिक जल मानव को भी प्रभावित करता है। हम ज्यादा भी अगर जल पिएंगे तो हमारी भी सेल्स बस्ट आउट हो जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी। ऐसे ही पौधों के साथ भी होता है। इसलिए बैलेंस अमाउंट में वाटर कंटेंट होना चाहिए। ज्यादा वाटर डालने से प्लांट डेड हो सकते हैं, उसकी लीफ सेल्स, उसकी रूट सेल्स स्वैलो हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है और वो बस्ट आउट हो जाता है। इसलिए हम लोग ज्यादा पानी अगर पिएंगे खाली पेट तो वो भी हमारी सेल्स को स्वेल अप करेगा और सेल्स बस्ट आउट हो जाएंगे। इसलिए भोजन के बाद ही हमें ज्यादा प्यास लगती है। उसका एक दूसरा कारण भी है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वाटर खाली पेट ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स अब इसके एक पॉइंट पर आते हैं, ये थे इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब है कि कैसे बाहरी कारक फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग लेंगे इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे जो आंतरिक कारण है। किसी भी पौधे के अंदर कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स, हाउ कैन दे इफेक्ट द बॉडी of the plant and also the process of photosynthesis. Let's we discuss about the first point, chlorophyll. Chlorophyll is the first point and first technique element to affecting the photosynthesis, which is known as the internal factors. Now chlorophyll, you know that chlorophyll is the green pigment and occurs in the leaves, and it is also has the chloroplasts to complete the process of photosynthesis. Now we are going to the second point. As you know that प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीवन द्रव्य भी कहते हैं या इसको हम लोग प्राथमिक द्रव्य भी कहते हैं। ये एक प्रकार का सेल का द्रव्य है, सेल का एक फ्लूइड है
इसीलिए पत्तियों को जब हम लोग मसलते हैं, रब करते हैं, थोड़ा प्रेशराइज करते हैं, तो पत्तियों से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं जो प्रोटोप्लाज्म के रूप में देखे जाते हैं। इसी में हम लोग बढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स का मतलब है पत्तियों की संरचनाएं। पत्तियों की संरचनाएं मैंने पहले भी अभी कुछ दिन पहले बोला था कि सभी पत्तियां अलग अलग रचनाओं की होती हैं। इनके रचनाएं, पत्तियों की रचनाएं, ये इंटरनल फैक्टर्स में आती है। क्यों? पत्तियों का डिजाइन अलग होता है, पत्तियों की स्ट्रक्चर अलग होती है, उसमें वेन्स अलग होती हैं, किसी में पैरेलल वेन्स होती हैं, किसी में रेटिकुलेट वेन्स होती हैं। दोनों वेन्स का कार्य अलग होता है। वेन्स के कारण ही पत्तियां वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, वो पत्तियों तक वाटर को भेजती हैं और सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पत्तियां आसानी से होल्ड कर पाते हैं। सुबह के समय पत्तियों में हमने कुछ किनारों पर पानी की कुछ बूंदें देखी हैं, जो कि वाटर ड्रॉप्स पत्तियों के लेंटिकल से निकलती हैं। वो अत्यधिक मात्रा के पानी को बैलेंस करती हैं। ज्यादा पानी होने पर, जल होने पर, वाटर होने पर कोई भी प्लांट लीव्स के माध्यम से लेंटिकल्स की मदद से वो वाटर को रिलीज कर देता है। ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला पॉइंट, इसमें केवल 2 पॉइंट है हमारे यहाँ पर। सबसे पहला है प्रोवाइड्स फूड। प्रोवाइड्स फूड में हम लोग बात करें तो केवल और केवल ये भोजन हमें देता है टू ऑल एनिमल्स। इसी में फूड चेन भी आता है स्टूडेंट्स। फूड चेन में हम लोग खाद्य जाल की बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, जिसमें चेन माने श्रृंखला, चेन माने श्रृंखलाबद्ध, अच्छा कड़ीबद्ध। उसमें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी पढ़ते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी पढ़ते हैं, टर्टियरी कंज्यूमर भी पढ़ते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये प्रोड्यूसर फूड में आता है स्टूडेंट। So first importance of photosynthesis is the provides foods to all animals. Now we are going to the second point, is that provides oxygen. You know that student, the oxygen is a vital element to all organisms, exceptional plants. So the second important of the element photosynthesis is provides oxygen. ऑक्सीजन को भी ये प्रदान करता है सभी प्राणियों के लिए, जिसमें जीव और जंतु भी इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण गैस है और ये बर्निंग के कंबस्टन के लिए भी बेहद आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट इज मेन पॉइंट इज प्रोवाइड्स फूड टू ऑल एनिमल्स क्रीचर एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ऑल क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड। Now the last topic of this chapter carbon cycle we are taking and going to understand what about it. कार्बन साइकिल, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड चक्र भी कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का मतलब है कि कैसे हम CO2 को दोबारा पुनरावृत्ति कर सकें। उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पर, इसमें है फोटोसिंथेसिस। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है, वो होती है फोटोसिंथेसिस से। पहला पॉइंट, फोटोसिंथेसिस महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है। इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा फूड चेन। ये फूड चेन क्या है? अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं और उनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं उनको भी CO2 में रखा गया है, उससे भी CO2 बैलेंस होती है। कार्बन साइकिल पूरा होता है, एक चक्र है ये चक्र, साइकिल माने चक्र जो निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। ये ऑटोफाइल है, स्वचालित। जैसे नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन साइकिल हमने पढ़ा है, हमने कार्बन डाई साइकिल पढ़ा है, फास्फोरस साइकिल पढ़ा है। ये सारे साइकिल अपने आप में लगातार चलते रहते हैं। जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कुछ क्लासों में। हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर, जो कि रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, एज यू नो दैट ऑल क्रीचर्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन, वो रेस्पिरेशन कंप्लीट करता है। श्वसन क्रिया में
वो किस प्रकार ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को निष्कासित कर देता है। ये अपने आप में रेस्पिरेशन की एक प्रक्रिया है। CO2 मानव और जंतुओं द्वारा रिलीज होती है और वो पौधे के उपभोग में आती है। उससे कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस संतुलित रहती है और वो हमारी प्रकृति को एक व्यवस्थित रूप देने में भी मदद करती है। इसी प्रकार हम लोग आगे आएंगे, इसी में एक 4 पॉइंट और भी लेंगे जो डिकम्पोजर या डिके कहलाता है। डिके का मतलब है अवशेषी पदार्थ, मृत पदार्थ, मृतजीवी पदार्थ, मृतोपजीवी पदार्थ जो मरे हुए या मृत जीवों पर आधारित होते हैं, अपघटक भी कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स को अपघटक कहते हैं। अपघटक क्या होते हैं? जो किसी को घटा दे, किसी को रिड्यूस कर दे, वो अपघटक है। जो डिकेशन की या डिके की प्रोसेस को भी कंप्लीट करते हैं। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली एक प्रक्रिया है और उनके इस डिकम्पोजिशन से कुछ गैस रिलीज होती हैं, जिसमें से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन साइकिल को कंप्लीट करने में बेहद मदद करती है, बेहद हेल्पफुल है। हम लोग बात करेंगे 5th पॉइंट की, जो कि कंबस्टन होती है। कंबस्टन का मतलब कंबस्टन क्या होता है? कंबस्टन होता है स्टूडेंट्स बर्निंग, ज्वलनता। ज्वलनता माने किसी चीज का जल जाना। जितने भी कंबस्टन है, ज्वलनशील पदार्थ हैं, जब वो जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को निष्कासित और रिलीज करते हैं। ये कार्बन साइकिल में बेहद महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट के रूप में जाना जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस भी करता है, संतुलित करता है, उसकी व्यवस्था को बनाए रखता है, उसके चक्र को कंप्लीट करता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव अ रिव्यू ऑफ अ कार्बन साइकिल. हाउ कैन इट occur complete in nature? First point is photosynthesis. Photosynthesis helpful to balance the carbon cycle in atmosphere. Now second is food chain. All creatures, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers, including in the all herbivores to carnivores and omnivore also including in this. All creatures are releasing the gases CO2 and balance the carbon dioxide. Now respiration is that the gases released by the humans and all creatures to balance the carbon cycle, and decay also by the decomposers can balance the carbon cycle. Now the last point is the combustion is the process which can also balance the carbon cycle. Now we are going to students diagram, and let's we understand about the how can photosynthesis we can understand by the diagram. Now students, we are going to the diagram of the chloroplast. I told you about chloroplast के बारे में हमने पढ़ा था. क्लोरोप्लास्ट में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर थाइलेकॉइड्स हैं. थाइलेकॉइड्स एक फ्लैटेंड सैक होता है. सैक माने ये कोश है जिसमें इसके फ्लूइड्स और क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है. यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा ग्राउंड फ्लूइड को भी स्टोर करता है और ये एक स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमेटा कहलाता है. यहाँ पर हम लोग देखें ग्रेनम लिखा हुआ है. मैंने एक बार डायग्राम में अभी बताया था कि ग्रेनम जो है वो ग्रेना भी कहलाता है और ये एक पाइल्स के रूप में यहाँ पर स्टोर रहता है. ग्रेनम यहाँ पर है पाइल ऑफ थैलोकोइड. ये भी ग्रेनम ही है जो कि पाइल्स माने ढेर के रूप में यहाँ पर लगे हुए हैं. स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग बात करें तो ये वर्टिकल सेक्शन है. वर्टिकल सेक्शन का मतलब है ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में है. इसको हमने इंटरनल स्ट्रक्चर से लिया है, ये उसका आउटर स्ट्रक्चर नहीं है क्लोरोप्लास्ट का. इंटरकनेक्टिंग बार्स, ये आपस में इंटरकनेक्टिंग रहते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो कि आसानी से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्शन बनाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ये वाला डायग्राम लेंगे, इस पर आएंगे. ये डायग्राम हमको लेने पड़ेंगे. इसमें ग्वाड सेल्स का डायग्राम है. ये ओपन और क्लोज्ड स्टोमेटा को शो करते हैं. इसमें ग्वाड सेल होती हैं, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पर एक ग्वाड सेल है, ये ग्वाड सेल है, इसकी ये भी ग्वाड सेल कहलाएंगी. और इसी में स्टोमेटल पोर ये है, ये यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ पर ये स्टोमेटल पोर ओपन है. हमने जाना था कि जब ये गैसेस को रिलीज करते हैं तब ये पोर ओपन हो जाते हैं और जब ये कार्य नहीं करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं.
स्टोमेटल पोर पर्णरंध्र से भी मतलब है। ये इसकी इनर वॉल है जो आंतरिक भित्ति भी कहलाती है, इनर वॉल कहलाती है। आउटर वॉल इसकी ये बाहर वाली है और इसी में ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट को शो करते हैं, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। स्टूडेंट अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सेकंड डायग्राम है स्टूडेंट हमारा, रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम ए लीफ। कैसे क्लोरोफिल को हम लोग रिमूव करते हैं उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है। मेथिलेटेड स्पिरिट इस टेस्ट ट्यूब में भरी हुई है, इसी में ये ग्रीन लीफ रखी हुई है और हमने ये बॉइलिंग वाटर में इस टेस्ट ट्यूब को इंटरसेक्ट कर दिया है। नीचे से हमने बर्निंग स्पिरिट लैंप को लगाया है। जब ये वाटर ज्यादा वार्म हो जाएगा तो अपने आप रिएक्शन के कारण मेथिलेटेड स्पिरिट इस क्लोरोफिल को यहां से एब्जॉर्ब कर लेगी और ये पत्ती ड्राई और स्टफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी जी। इसको एक कड़क स्टिफनेस देगी जिससे ये पता पड़ेगा और इसका रंग भी चेंज होगा, जो कि आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर में भी आ सकता है। ये पत्ती का रंग बदलना ही ये शो करेगा कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब हो गई है। इसका एक दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ नीचे भी है जिसमें ये आसानी से देखा जा सकता है। ये ग्रीन कलर की लीव्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये ओरिजिनल लीफ है। लेकिन जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को शो करता है। ग्रीन लीफ के बाद ये एक प्रकार से यहाँ पर ब्लू और ब्राउन कलर की हो जाती हैं। ब्लैकिश कलर भी इसमें आ जाता है क्योंकि इसका क्लोरोफिल यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। हम लोग स्टूडेंट्स आएंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। ये स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम है। एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑक्सीजन इन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट हमने लगाया है यहाँ पर। ये हाइड्रला है जो एक्टिव प्लांट भी कहलाता है। सनलाइट इस पर जब एब्जॉर्ब पड़ती है, सनलाइट इंटरफॉल होती है तो यहाँ पर पॉन्ड वाटर हमने भरा हुआ है, ये हाइड्रला है। सपोर्ट टू कीप द फनल ऑफ द बॉटम, एक ऊपर से हमने फनल रखा है। फनल माने कीपदार, एक बर्तन या वैसल हमने इसको प्लेस्ड किया है जिससे ये ढक जाए और डायरेक्ट सनलाइट को ना ले पाए। फिर क्या होगा, आप देख रहे हैं ऊपर की ओर कुछ बबल्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बबल्स शो करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस को शो करने में एक्सपेरिमेंट काफी मददगार है, जिससे हम पता लगा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के कारण कि कोई भी प्लांट ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ये टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर बबल जो जा रहे हैं इसमें ये ऑक्सीजन गैस को फिल कर देंगे और ये आसानी से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पर डायग्राम पे आएंगे स्टूडेंट। ये डायग्राम हमारा फूड चेन और फूड वेव का डायग्राम है। ये डायग्राम शो करता है कि कैसे प्रोड्यूसर्स में आप देखें वेजिटेशन दिखाई दे रहा है। वेजिटेशन का मतलब है कि प्लांट से मतलब है, प्लांट किस प्रकार कार्य करते हैं और ये एक प्रकार से प्रोड्यूसर्स भी हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो इन प्लांट्स पर और प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो कि लिजर्ड और स्नेक के उदाहरण से दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर हैं ये हर्बीवोर्स जो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं और उसके बाद है ये कार्निवोर्स जो कि मांसाहारी जंतु हैं और ये सेकेंडरी या द्वितीयक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। ये टर्टियरी कंज्यूमर्स हैं जो कार्निवोर्स हैं, ये इन सबको खा सकता है, इन दोनों को खा सकता है ये, जिससे कि ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो दिस वन इज हेल्पफुल टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हेल्पफुल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर हेल्पफुल द टर्टियरी कंज्यूमर्स। अब हम स्टूडेंट्स आएंगे कार्बन साइकिल शोज दिस बाय साइकिल एंड डायग्राम। इसमें देखिए आप स्टूडेंट्स CO 0.03 इन कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें है और ये शो करती है कि कैसे कार्बन का साइकिल कंप्लीट होता है। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड गैस, जीवाश्म ईंधन और कोल यानी कोयला
पेट्रोल, उनसे निकलने वाले धुएं वो कंबस्टन को शो करते हैं, वो एयर में जाते हैं। हीटिंग और बर्निंग लाइम किल्स, ये भी एयर में जाते हैं, जो कि CO बनाते हैं। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तीनों से प्राप्त होता है। ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, वो भी एयर और एटमॉस्फेयर में सम्मिलित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी। उसके बाद रेस्पिरेशनल डिके और कंबस्टन। ये रेस्पिरेशनल डिके का मतलब एक तो हमारे श्वसन क्रिया सभी जंतुओं की, और डिके डिकम्पोजिशन, डिके माने डिकम्पोजर्स के द्वारा होने वाली प्रोसेस, और कंबस्टन, कंबस्टन का मतलब है कि जो ज्वलन पदार्थ हैं उसको भी ये एयर में सम्मिलित कर देते हैं CO के द्वारा। CO माने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से है, इसमें C कार्बन है और O ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार एक कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है, ये फॉसिलाइजेशन कहलाता है। सभी जगह पर गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला गैस भी CO का ही फॉर्मेशन है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो और व्हीकल्स हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर आएंगे और वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट।